कुछ तकनीकी गड़बड़ी होने के कारण जो है लेक्चर बाधित हो गया था। अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस दो प्रकार के होते हैं। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, कुछ ही डिफरेंस है इसमें, केवल उसके कंस्ट्रक्शंस और उसका जो प्योरीफिकेशन का जो तरीका उसमें कि ये होता है कि कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में हम कोएगुलेंट्स का प्रयोग करते हैं और इसमें जो मिक्सचर बनाते हैं लाइम और सोडा का, वो हार्ड वाटर के साथ एक ऐसा बनाते हैं ताकि जो उसमें जो कार्बोनेट्स होते हैं, मेटल आयंस के जो कार्बोनेट्स हैं, आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाएं और फाइन पाउडर के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ कोएगुलेंट जैसे सोडियम मेटाल्यूमिनेट, एल्युमिनियम सल्फेट और सोडियम एल्यूमिनेट यूज करते हैं। In cold process, to settle down the precipitate, it is required to use coagulants in the mixture. While in hot process, there is no need of coagulants. Hot lime soda process में कोई ज़रूरत नहीं होती coagulants की हमें, because at high temperature, approximately 110 up to 110 degree centigrade, precipitate settles down and softening rate of water becomes faster at high temperature. इसमें बिना कोएगुलेंट्स के हाई टेम्परेचर पे जो हमारा सॉफ्टनिंग का प्रोसेस होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। अब हम इसके रिएक्शंस की बात करते हैं, इसमें कितने प्रकार के रिएक्शन होते हैं। तो ड्यूरिंग प्रोसेस सॉफ्ट वाटर मूव्स टू द फिल्ट्रेशन टैंक या फिल्ट्रेशन यूनिट एंड सॉफ्ट वाटर, जो हमें सॉफ्ट वाटर मिलता है वो लगभग हमारा 15 से 25 ppm का होता है। तो उसमें लगभग 15 से 25 ppm तक इम्प्योरिटी और फेस रहती है, या कह सकते हैं मिनरल्स रहते हैं। द केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर लाइम रिमूव्स टेम्प्रोरी हार्डनेस। लाइम देखते हैं इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि लाइम क्या क्या रिमूव करता है। तो लाइम रिमूव टेम्प्रोरी हार्डनेस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को लाइम आसानी से रिमूव कर देता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट के रूप में अलग होता है। लेकिन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की जो रिमूव करने की ध्यान रखेंगे कि जो लाइम होता है वो 2 यूनिट लगती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है वो अनस्टेबल होता है। अगेन जब वो लाइम उससे रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाता है। तो इस तरह से 2 यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिमूव मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इन केस ऑफ लाइम प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो लाइम रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ ऑल साल्ट्स। तो सभी साल्ट जितने भी हमारे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट जितने भी होंगे उन सब को हमारा जो है लाइम आसानी से रिमूव कर सकता है। लेकिन एक इसमें कमी है, क्योंकि लाइम में खुद ही कैल्शियम ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसलिए लाइम आसानी से कैल्शियम को रिमूव नहीं कर पाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। इट इज़ नॉट यूजफुल टू रिमूव कैल्शियम साल्ट्स ऑफ एनी परमानेंट हार्डनेस। किसी भी कैल्शियम साल्ट के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव नहीं कर पाता, इसलिए इसके अलावा जितने भी साल्ट जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो, चाहे सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट हो, चाहे आयरन सल्फेट हो, उन सब के साथ रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट जनरेट करता है और साथ में कैल्शियम साल्ट बाई प्रोडक्ट रूप में बनते हैं। रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखेंगे, हर जगह कैल्शियम साल्ट बाई प्रोडक्ट रूप में बन रहे हैं और जो लाइम रिमूव नहीं कर पाता है। इसी तरह देखेंगे लाइम रिमूव्स ऑल सॉल्युबल गैसेस। जितनी भी सॉल्युबल गैसेस हैं उनको भी आसानी से लाइम रिमूव कर देता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको आसानी से रिमूव करके प्रेसिपिटेट फॉर्म में बनाता है। इसी तरह लाइम जो प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स जैसे HCl H2SO4 है, इनको भी आसानी से रिमूव कर देता है। तो लाइम बहुत ही बेनिफिकल है। इन सभी रिएक्शन पर अगर हम बहुत गौर देखें तो हर रिएक्शंस में हमारा कैल्शियम साल्ट्स ज़्यादा बाई प्रोडक्ट के रूप में बन रहे हैं। तो इन सभी रिएक्शंस को फिर रिमूव करने के लिए, सभी कैल्शियम साल्ट्स को भी हटाने के लिए उतनी ही मात्रा में हर एक केस में सोडियम कार्बोनेट का भी अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हर एक कैल्शियम साल्ट को सोडियम कार्बोनेट आसानी से रिमूव करता है। इसी तरह इसमें कोएगुलेंट्स के रूप में भी सोडियम मेटाल्यूमिनेट ये हम कोएगुलेंट्स मिला देते हैं, क्योंकि वो आसानी से जो सिलिका होता है और जो ऑयल होती है वाटर में, उसको आसानी से NaLO2 रिमूव कर देता है और जनरेट करता है लाइम या फिर कास्टिक सोडा NaOH, साथ में लिम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बनता है। तो इस तरह से लाइम और सोडा बहुत ही बेनिफिकल प्रोसेस है। इससे कुछ भी इम्प्योरिटीज़ बच नहीं पाती है, हर प्रकार की इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती है। एडवांटेजेस क्या हैं? द रेसिडुअल हार्डनेस आफ्टर कोल्ड प्रोसेस इज 50 to 60 ppm।
कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के बाद जो हमारी रेसिडुअल हार्डनेस बचती है सॉफ्ट वाटर में वो है 50 से 60 ppm तक की, जबकि हार्ड लाइम सोडा प्रोसेस में 15 से 30 ppm तक की बचती है। हार्ड लाइम सोडा प्रोसेस इज मस्ट फास्टर देन कोल्ड लाइम प्रोसेस। तो कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस की अपेक्षा जो हार्ड लाइम सोडा प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा फास्टर है। ओवरऑल लाइम सोडा प्रोसेस की बात करें कि ये बहुत ही इकोनॉमिकल है। ड्यूरिंग लाइम सोडा प्रोसेस पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इंक्रीज विच रिड्यूसेस द कोरोजन रेट। एक थोड़ी सी गड़बड़ी है कि जो लाइम सोडा प्रोसेस में जो पीएच वैल्यू है उसमें वाटर की पीएच वैल्यू बढ़ जाती है जो कोरोजन रेट को, बल्कि इसे हम गड़बड़ी क्यों बोलेंगे कि पीएच रेट अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब एसिडिक पावर हमारी घट रही है विच रिड्यूसेस द कोरोजन रेट, क्योंकि कोरोजन जो होता है वो एसिड के प्रेजेंस में ही होता है। तो इस तरह से हमने लाइम सोडा प्रोसेस की भी स्टडी की जो कि बहुत ही अच्छा है। तो लाइम सोडा अगर देखा जाए कि जियोलाइट प्रोसेस में कौन सा अच्छा है तो सबसे ज़्यादा हम देखेंगे कि लाइम सोडा प्रोसेस ज़्यादा बेनिफिकल है। कुछ और एडवांटेज की बात करते हैं तो जो इसका जो एल्कलाइन नेचर ऑफ ट्रीटेड वाटर है, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट के बाद एल्कलाइन नेचर बनता है क्योंकि एल्कली बनते हैं, तो ट्रीटेड वाटर जो होता है वो कंट्रोल्स द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म करता है। इट आल्सो हेल्प टू रिमूव आयरन मैग्नीज एंड आल्सो रिमूव्स आफ्टर मिनरल्स या अदर मिनरल्स जो भी होंगे उन सबको भी रिमूव करता है। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि सॉफ्ट वाटर में 15 से 30 ppm रेसिडुअल हार्डनेस बचती है। स्लज जो होता है वो डिफरेंट प्रकार का होता है, डिफरेंट पोस्ट प्रॉब्लम कर सकता है। इन सम केसेस कास्टिक एम्बिटलमेंट रिड्यूसेस इन बॉयलर की जो एफिशिएंसी होती है कास्टिक एम्बिटलमेंट के कारण वो रिड्यूस हो जाती है और वो वर्किंग पूरी तरह से एफिशिएंसी नहीं कर दे पाता है। तो इस तरह से हम लाइम सोडा प्रोसेस की डिसएडवांटेज देखेंगे तो कम है, लेकिन एडवांटेजेस ज़्यादा है। पूरी तरह की जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं इसको रिमूव करने में ये सक्षम है। कुछ कैलकुलेशन है इसके ऊपर जो फार्मूले के ऊपर पूछे जाते हैं कि जैसे कैलकुलेशन के लिए हम लोग कोई फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं कि हाउ मच लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड टू रिमूव 20,000 लीटर ऑफ वाटर या फिर 50,000 लीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम ध्यान से तो हम लोग सभी जानते हैं कि बाई मास जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट 100 पार्ट्स होता है और बाई कैल्शियम लाइम जो होता है वो 74 मॉलिक्यूलर मास होता है। इसी तरह सोडा का 106 होता है। तो हम लोग जो फॉर्मूला बनाएंगे तो लाइम रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टनिंग 74/100, 74 लाइम का मॉलिक्यूलर मास, 100 कैल्शियम कार्बोनेट। टेम्प्रोरी कैल्शियम आयन प्लस 2 टाइम्स मैग्नीशियम ऑफ टेम्प्रोरी हार्डनेस, क्योंकि मैग्नीशियम के हमने रिएक्शन में दिखाया था कि 2 यूनिट्स लाइम की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा प्लस परमानेंट हार्डनेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनदर साल्ट्स, प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल गैसेस, प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स एंड यहाँ पर कोगुलेंट्स जो हमारा है वो माइनस कर देते हैं इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर, ये फॉर्मूला लगेगा। इसी तरह सोडा रिक्वायर्ड की बात करें, सोडा में हमारा फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास 106 होता है। अगर इसे हम डिवाइड करें तो ये भी हमारा रिमूव करने काम आता है। तो ये भी पर जितने भी टेम्प्रेरी हम ऑलरेडी लाइम से ही रिमूव हो जाते हैं। तो टेम्प्रेरी हार्डनेस के लिए यहाँ पे फार्मूला में हम कभी भी शामिल नहीं करते हैं सोडा के लिए। तो सीधे परमानेंट हार्डनेस ऑफ ऑल मिनरल्स, ऑल साल्ट्स, ऑल आयंस, एसिड्स, सॉल्युबल गैसेस, ये सारे हम शामिल करते हैं। अगर बाइकार्बोनेट है तो आयन के रूप में माइनस कर देते हैं। तो ये सारे जो डेटा होते हैं, जो भी हम डेटा लेंगे वो सब कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ही लेंगे, जैसे पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था। तो लाइम सोडा प्रोसेस अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। अनदर प्रोसेस की बात करें तो काल्गन प्रोसेस है। ये भी सोडियम साल्ट का या सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट जिसे हम बोलते हैं यही काल्गन है, NaPO3 का होल 6। ये इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बेसिकली जो बॉयलर्स में, ताकि जो स्केल और स्लज जो बनता है वो ना होने पाए। इट कन्वर्ट्स इम्प्योरिटीज़ इनटू सॉल्युबल कंपाउंड। जैसे रिएक्शन की बात करें, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट या Na2NO4PO3 का होल 6, जैसे कैल्शियम साल्ट, मैग्नीशियम साल्ट जब रिएक्शन करता है तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। Na4 की जगह पर Ca2 आ जाएगा, इसी तरह Na4 की जगह पर मैग्नीशियम 2 आ जाएगा। एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, एक जटिल संरचना बनाता है जो आसानी से अलग हो जाता है और हमारा जो है स्केल या स्लज का फॉर्मेशन
नहीं हो पाता। हाई टेम्परेचर पे भी बॉयलर्स में जब हम स्टीम जनरेशन करते हैं या कैरिंग ऑफ स्टीम, उन केस में भी हमारा ये बहुत ही बेनिफिकल है। इसकी एक लिमिटेशन है, ये केवल इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड कॉपर डिपोजिशन। ये उसमें एप्लीकेबल नहीं हो पाता है कॉपर डिपोजिशन में और या आयरन ऑक्साइड के लिए। अनदर मेथड हमारा एक अनदर इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसे हम बोलते हैं आयन एक्सचेंज मेथड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। आयन एक्सचेंज मेथड एक ऐसा मेथड है जहाँ पर हम दो तरह का इसमें चैम्बर लेते हैं। तो आयन एक्सचेंज का मतलब हो गया कि एक रेजिन्स है, रेजिन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू कैच द आयंस प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर सैंपल, आइदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो रेजिन्स भी फिर इसी हिसाब से दो होंगे, जैसे पॉजिटिव रेजिन्स है, नेगेटिव रेजिन्स। रेजिन्स का मतलब हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कंटेनिंग ग्रुप्स, इन्हें हम रेजिन्स बोलते हैं। जैसे पॉलीमरिक कंपाउंड होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर लॉन्ग चेन कंपाउंड्स होते हैं, उस को हम रेजिन्स बोलते हैं। बेसिकली आयन एक्सचेंज रेजिन्स आर इनसॉल्युबल क्रॉस लिंक्ड हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक पॉलीमर्स विद ए पोरस स्ट्रक्चर हैविंग ए फंक्शनल ग्रुप विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आयन एक्सचेंज प्रोसेस। एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं हम, जैसे RCOOH एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे। R हमारा लॉन्ग चैन कार्बन कंपाउंड्स हैं, तो COOH हमारा ग्रुप है। अगर देखें तो ये स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, ये अनदर एग्जाम्पल है। तो इस केस में हम देखते हैं कि इन दिस कंटेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज एसिडिक रेजिन्स कंटेन द एसिड ग्रुप while basic resins contains the basic group, suppose such as ammonium ion, hydroxide ion या complex ammonium ion OH ion का लेता है। इस मेथड में हम ये भी देख सकते हैं कि जो हार्ड वाटर होता है वो सबसे पहले इन दोनों कंपार्टमेंट में भेजे जाते हैं। तो दो रेजिन्स हैं, तो दो प्रकार के रेजिन्स लेते हैं, तो जिन्हें हम बोलते हैं एसिडिक रेजिन्स और बेसिक रेजिन्स। तो एसिडिक रेजिन्स वो होते हैं जहाँ पर हमारे जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स रूप में या फिर प्रेसिपिटेट रूप में अलग हो जाते हैं, जबकि बेसिक रेजिन्स यानी जहाँ पर नेगेटिव आयंस जैसे क्लोराइड, सल्फेट, ये सारे जहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। तो यहाँ हम ध्यान से देखेंगे तो एक शॉर्ट में एक रूपरेखा बताई गई है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है आपको समझाने के लिए कि ये हमारा एसिडिक रेजिन्स है, ये बेसिक रेजिन्स है। यानी एसिडिक रेजिन्स हम बोलते हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन, जहाँ से कैटायंस बाहर निकलते हैं, और कुछ कैटायंस का मतलब हो गया कि जो रेजिन्स जैसे RCOOH है, COOH से जो H आयन है वो यहाँ से अलग होगा और उसकी जगह पे दूसरे कैटायंस यानी कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन जोड़ जाते हैं। जैसे ये देख रहे होंगे रिएक्शन में, तो कैल्शियम आयन से रिएक्शन करके RCOO का होल ट्वाइस Ca आयन, दो हाइड्रोजन आयन अलग हो गए। इसी तरह सोडियम आयन पे भी रिएक्शन होंगे तो भी हाइड्रोजन आयन अलग होंगे। तो इस तरह से कैल्शियम, मैग्नीशियम या सोडियम की जगह पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है उतनी ही संख्या में। तो इसके साथ जो हमारे निगेटिव आयन और हाइड्रोजन आयन फिर दूसरे चैम्बर यानी हमारा एनायनिक एक्सचेंज रेजिन में भेज दिए जाते हैं, जहाँ पर हमारा एनायनिक एक्सचेंज में जो OH आयन है वो रिप्लेस हो जाता है अनदर नेगेटिव आयंस जो हमारे साल्ट के साथ थे, जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ थी, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जिनके साथ थी, उसके जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो उसके साथ OH आयन के साथ रिप्लेस हो जाते हैं। तो जितने नेगेटिव आयंस होंगे, जितनी संख्या में उतने ही OH आयन रिप्लेस होते हैं। तो इस तरह से देख रहे होंगे RNH3OH में RNH3Cl बना और साथ में OH आयन प्रोड्यूस हो गया, अलग हो जाता है यहाँ। फिर इसी तरह अगर हम और देखें तो यहाँ पर भी हमारा देखिए RNH3OH आयन प्लस सल्फेट आयन, ये भी हमारा देखिए OH आयन अलग हो गया। तो जितने H आयन यहाँ वो OH आयन ये हुए आपस में मिल करके, यानी H आयन प्लस 2H आयन या OH आयन ही ले लें तो ये मिल के बना लेता है H2O। इस तरह से वाटर फॉर्म करते हैं। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो वाटर प्रूफ में अलग हो जाता है उस चैम्बर से। तो जब लगातार, चूँकि इसमें भी हम लोग वर्क करते रहते हैं, तो लगातार का करते करते जो है अपना में जो कैटायन एक्सचेंज है, जो कैटायंस यानी हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज कर रहा था इन प्लेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन या पॉजिटिव मेटल आयंस, वो और एनायन एक्सचेंज जहाँ पर नेगेटिव आयंस OH आयंस के बदले आपस में एक्सट्रैक्ट हो रहे थे या रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे थे। तो लगातार वर्क करते करते इनमें भी एक लेयर जम जाती है जिसे हमें फिर से रिजनरेट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड रिजनरेशन कैटायन के लिए हम मिलाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कैटायन एक्सचेंज के लिए
यानी R-COO होल ट्वाइस C एक हमारा एग्जाम्पल है, ये लेयर जम गई है, इसके लिए हम एसिड का प्रयोग करते हैं तो फिर से ये रीजनरेट हो जाता है, R-COOH के टर्म में कैल्शियम सल्फेट बनता है। इसी तरह एनायन एक्सचेंज रेजिन में हम बेस मिला देते हैं तो हमारा फिर से रीजनरेट हो जाता है। तो आयन एक्सचेंज मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है, ये इंडस्ट्रियल मेथड है। इससे जो हमें जो वाटर जो सॉफ्ट वाटर मिलता है वो बहुत ही कम रेसिडुअल हार्डनेस वाला होता है, लगभग 1 ppm तक होता है, जस्ट लाइक ए डिस्टिल्ड वाटर। इसका उपयोग पीने में तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री पर्पस के रूप में कर सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो ये आप जैसे मैंने बताया कि लगभग बहुत ज़्यादा होगा 2 ppm तक ही रेसिडुअल हार्डनेस होती है इसमें, और अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक और बेसिक हार्ड वाटर होगा तो उसको ये सॉफ्ट नहीं कर सकता। डिसएडवांटेज है कि ये बहुत कॉस्टली है, एक्सपेंसिव केमिकल्स आर रिक्वायर्ड फॉर जनरेशन, टर्बिड वाटर डिक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द रेजिन्स। तो इस तरह से हम इस मेथड को पढ़ते हैं। आयन एक्सचेंज मेथड भी हमारे लिए इंडस्ट्री प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे अब आपको हम न्यूमेरिकल के बारे में बताएंगे कि किस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो बेसिकली 2 तरह से, एक सिंपल आता है जो टेम्प्रोरी परमानेंट हार्डनेस के लिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया है, सैंपल ऑफ वाटर ऑन एनालिसिस वाज फाउंड टू कंटेन द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज़। कैल्शियम बाइकार्बोनेट की मात्रा दी गई है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, सारे साल्ट्स की वैल्यू दी गई हैं। हमें टेम्प्रोरी परमानेंट हार्डनेस निकालना है। सबसे पहला तरीका, जो भी कॉन्स्टिट्यूंट दिए होंगे हम इसी तरह एक टेबल बना लेंगे, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिख देंगे और जो अमाउंट दिया गया है ppm या मिलीग्राम पर लीटर मोल लिख देंगे। इसके अलावा सबके मॉलिक्यूलर मास हमको आने चाहिए, या एक कॉलम बना के आप मॉलिक्यूलर मास भी यहाँ लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट देखें तो 162, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 146, कैल्शियम सल्फेट 136, मैग्नीशियम सल्फेट 120। और हम ये सभी जानते हैं कि इक्विवेलेंट टू कैल्शियम कार्बोनेट लाना है तो 100 के अगेंस्ट लेना पड़ेगा। तो 100 यहाँ देख रहे होंगे आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के रूप में। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे आया, हम इस तरह से ले सकते हैं कि 162 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज इक्विवेलेंट टू द 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 1 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 100/162। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बना। इसी तरह सबके लिए भी हम करेंगे। सपोज मैग्नीशियम सल्फेट के लिए 120 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज इक्विवेलेंट टू 100 ग्राम ऑफ CaCO3। तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 120 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज इक्विवेलेंट टू 100 ग्राम ऑफ CaCO3। तो एक के लिए हो जाएगा 100/120 ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हम सबका निकाल लेंगे। फिर जो वैल्यूज़ दी कि उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें हम इस तरह से हम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट के कारण होता है, तो उन दोनों को वैल्यू ऐड कर देते हैं तो हमारा टेम्परेरी हार्डनेस आ जाता है। इसी तरह परमानेंट हार्डनेस के लिए जो वैल्यूज़ दी होंगी उन दोनों की वैल्यूज ऐड कर देंगे तो परमानेंट हार्डनेस आंसर में आ जाएगा। अनदर एग्जांपल में लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड में देखेंगे। तो एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ 20,000 लीटर्स ऑफ वाटर हुज एनालिसिस एज फॉलोज। सारी वैल्यूज सारे कॉन्स्टिट्यूएंट दिए गए हैं। उसी तरह हम पहले एक कॉलम बनाएंगे, सीरियल नंबर, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखे गए, सबके मॉलिक्यूलर मास लिख दिए गए, ये अपनी तरफ से लिखेंगे, और अमाउंट जो कि डेटा में दिए गए हैं वो सारे हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर उसी तरह से 100/162, 100/146, 100/136, 100/120, 100/111, और जो वैल्यूज़ दी कि उससे मल्टीप्लाई करके हम एक कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इस तरह से हम निकाल लेते हैं सभी का। तो अगर हमें ये आना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें टेम्प्रोरी हार्डनेस की हैं, कौन कौन सी परमानेंट की थी। ये 3 हो गए परमानेंट और ये हो गए टेम्प्रोरी हार्डनेस के। अगर टेम्प्रोरी परमानेंट हार्डनेस यहाँ पूछते तो हम इन दोनों की वैल्यूज़ को अलग अलग ऐड करके आंसर वो भी दे देते। यहाँ लेकिन पूछा गया है कि हाउ मच लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड। तो लाइम रिक्वायर्ड के लिए फॉर्मूला लगा देंगे 74/100 टेम्प्रोरी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट 2 टाइम्स टेम्प्रोरी हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और प्लस परमानेंट हार्डनेट ऑफ मैग्नीशियम। क्योंकि कैल्शियम साल्ट के परमानेंट जो कैल्शियम साल्ट की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव नहीं कर पाता लाइम, इसलिए हम उसको शामिल नहीं करते हैं। सारी वैल्यू जिसमें हम पुट करेंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वैल्यू 25, 2 टाइम्स मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 25 × 2 प्लस मैग्नीशियम सल्फेट 25, और टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हमें प्योर करना है 20,000। जब वैल्यू लिखेंगे तो मिलीग्राम में आया,
इसको हम किलोग्राम में करने के लिए डिवाइड कर देंगे 10⁶ से, तो 1.48 kg हमें लाइम रिक्वायर्ड होगी 20,000 लीटर पानी को साफ करने के लिए। 1.4 kg लाइम रिक्वायर्ड होगी। मान लीजिए कभी कभी इस क्वेश्चन में आ जाता है कि अगर लाइम की कीमत 2 रुपये है तो कितना कास्ट आएगा हमें 20,000 लीटर पूरी तरह से वेरीफाई करने में। तो 2 रुपये हम उसमें जो भी वैल्यू आई किलोग्राम के हिसाब से 2 रुपीज़ पर kg है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 2.96 लगभग 3 रुपया आएगा खर्चा, जो कि बहुत ही कम है लाइम के लिए, तो बहुत ही अच्छा है और बेनिफिकल प्रोसेस है। इसी तरह सोडा रिक्वायर्ड में निकालेंगे तो टेम्प्रेरी हार्डनेस लिया नहीं जाता फार्मूले में, सिर्फ परमानेंट हार्डनेस लेंगे और सभी कैल्शियम साल्ट, मैग्नीशियम साल्ट, एसिड, मिनरल सारे शामिल किए जाएंगे। सारी वैल्यू जिसमें पुट करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा मिलीग्राम में। बाद में इसे हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 लगभग किलोग्राम आ जाएगा। तो 1.59 या 1.6 मान लेते हैं इतना किलोग्राम। तो सोडा की भी अगर कीमत पूछी जाएगी, मान लीजिए 5 रुपये दिया गया पर kg, तो 5 रुपये से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगले लेक्चर में आपको जो बचे हुए इसमें जो कोर्स है बॉयलर फीड वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, इसके बारे में चर्चा करेंगे।